बोलना नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम है जीएसटी रिटर्न। तो आज मैं आप लोगों को जीएसटी रिटर्न के बारे में बताऊंगा कि भाई ये रिटर्न क्या चीज़ होती है, रिटर्न कैसे फाइल होती है, रिटर्न होती क्या है आखिर में। तो मैं आपको बता दूं भाई, रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो। आप डिपार्टमेंट को बताते हो भाई हमने क्या सेल किया है, हमने क्या परचेज किया है। इसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फाइल करना पड़ता है। और ये जो डिक्लेरेशन जिस फॉर्मेट में आप फाइल करते हो, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको फाइल करते हो दोस्तों, उसको हम लोग रिटर्न बोलते हैं, राइट। तो रिटर्न इनकम टैक्स में भी होती है, वहां आपको इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। रिटर्न जीएसटी के अंदर भी होती है, यहां पर आपको सेल और परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को और तैयार हो जाइएगा। जीएसटी रिटर्न आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो ये एक प्रिंटेड नोट्स हैं। ये नोट्स मैं आप लोगों को ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भाई इसका प्रिंट निकाल लेना और यू विल रियली एंजॉय। मैं आपको बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, राइट। तो रिटर्न से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, नोट्स आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे एंड यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को। तो सबसे पहली बात भाई, रिटर्न वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूं। रिटर्न क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, राइट। स्पेशल प्रोविजंस बताऊंगा रिटर्न से रिलेटेड, भाई मंथली रिटर्न क्या चीज है और भी बहुत सारी। तो चलिए दोस्तों, आज रिटर्न में हम मंथली रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को मैचिंग, रिवर्सल, रीक्लेम, ये सारी बातें दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। एनुअल रिटर्न क्या चीज होती है, फाइनल रिटर्न क्या चीज होती है, ये सारी की सारी बातें दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। What are the पैनल प्रोविजंस। दोस्तों, रिटर्न के अंदर जो पैनल प्रोविजंस होते हैं, मतलब अगर आपने रिटर्न भरने में लेट कर दिया है तो डिपार्टमेंट आपसे जो जुर्माना लेगा, जो पेनल्टी लेगा, जो फाइन लेगा, वो भी मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सेशन को। बहुत बढ़िया। जीएसटी रिटर्न के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, ये जो हमारा पहला मॉड्यूल है दोस्तों, फर्स्ट मॉड्यूल, इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैं आपको वेरियस टाइप की रिटर्न्स बताऊंगा जो जीएसटी के अंदर होती है, वेरियस टाइप्स की, उनके अलग अलग फॉर्मेट बताऊंगा। भाई रिटर्न कौन कौन से फॉर्मेट में जाती है, उनके नंबर बताऊंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको रिटर्न की इंपॉर्टेंस यहां पर बताने वाला हूं कि जो भी रिटर्न होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिटर्न क्यों भरते हैं, रिटर्न भरने से क्या हो जाता है। तो ये जितनी भी तमाम बातें हैं दोस्तों, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ड्यू डेट बताऊंगा आप लोगों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। तो ये जो क्यूआरएमपी स्कीम होती है ना, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ये बच्चा बहुत बदमाश, ये बीच बीच में आ रहा है ना। तो क्यूआरएमपी जो स्कीम होती है, ये भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, राइट। और आईटीसी से रिलेटेड जितने भी मैचिंग कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मिस मैचिंग के कॉन्सेप्ट है, ये सारे भी मैं आपको बताऊंगा। पेनल्टीज बताऊंगा कि अगर आप रिटर्न भरने में लेट हो जाते हो तो पेनल्टी कितनी कितनी लगती है। तो दोस्तों, ये भी हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस अमेजिंग सेशन को। चलिए जी, स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, देखो भाई आपको इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो देखो यही बताया है कि भाई भारत सरकार का कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल जो इंडिया है, भारत सरकार का कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का, उसके बारे में हम यहां पर बात करके चलेंगे।
कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया के बारे में हम बात करके चलेंगे। भारत सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई जितनी भी रिटर्न्स फाइल होंगी वो सारी की सारी रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगी। रिटर्न्स को फाइल अगर किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, राइट। कोई भी मैनुअल रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। रिटर्न का जो ऑप्शन है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली है। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता देता हूं आपको। रिटर्न के अंदर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सामने वाला अपलोड करेगा। देखो, एक होता है सप्लायर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक होता है सप्लायर, उसको हम सप्लायर बोलते हैं, और दोस्तों दूसरा होता है रेसिपिएंट। सप्लायर का काम क्या होता है? जो भी सप्लाई दी है उसके बारे में डेटा देना, उसके बारे में डेटा को बताना, वो सप्लायर का काम है, राइट। तो ये जो सप्लायर भैया होते हैं ये क्या करते हैं, सुनो मेरी बात। ये सप्लायर भैया करेंगे आउटवर्ड सप्लाई। ये क्या करेंगे भैया? आउटवर्ड सप्लाई। और रेसिपिएंट के लिए क्या हो जाएगी? इनवर्ड सप्लाई। ये बात पता है ना आपको? हाँ सर, ये बात हमको बहुत जोर से पता है। तो देखो भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जितने भी सप्लायर होते हैं वो जो भी सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग मंथ और क्वार्टर, तो वो उसकी डिटेल सबमिट करते हैं, राइट। और वो जो डिटेल सबमिट होती है ना वो GSTR1 में होती है। ये GSTR1 क्या है दोस्तों? GSTR1 एक फॉर्मेट है। GSTR1 क्या है? GSTR1 एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। क्या सबमिट करनी पड़ती है? इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई दी है उसकी इंफॉर्मेशन आप GSTR1 में सबमिट करते हो, राइट। तो ये कौन सबमिट करेगा भाई? सप्लायर सबमिट करेगा, राइट, GSTR1 में। भाई जैसे मान लो अप्रैल का महीना है, अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में आपने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई दी है उसका डेटा यहां पर आपको सबमिट करना जरूरी है। ये सारा डेटा आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन आप किस में सबमिट करोगे भाई? GSTR1 में सबमिट करोगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए सप्लाई X ने दी है, किसको दी है? Y को। तो X के लिए तो ये क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। X के लिए क्या है? ये आउटवर्ड सप्लाई। और Y के लिए क्या है? इनवर्ड सप्लाई। तो जो चीज X के लिए आउटवर्ड सप्लाई होगी वो ऑटोमेटिकली Y के लिए क्या बन जाएगी? इनवर्ड सप्लाई। तो ये जो डेटा होता है दोस्तों, ये डेटा यहां पर ऑटो पॉपुलेट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ है ऑटो पॉपुलेशन। तो ऑटो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? तो दोस्तों ऑटो पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि सप्लायर अपना डेटा सप्लाई के थ्रू बताएगा, चढ़ाएगा, और वो सामने वाले के लिए बन जाती है इनवर्ड सप्लाई। मतलब आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई होती है ना वो सामने वाले के लिए इनवर्ड सप्लाई होती है। आपकी आउटवर्ड सप्लाई सामने वाले के लिए क्या होती है? इनवर्ड सप्लाई होती है, राइट। और ये जो डेटा होता है, ये डेटा दोस्तों यहां पर ऑटो पॉपुलेट होता है। ये जो डेटा होता है वो यहां पर ऑटो पॉपुलेट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इनवॉइस वाइज अपलोड करनी पड़ती है, इनवॉइस वाइज डेटा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सप्लायर अपना डेटा चढ़ाएगा, वो ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट को दिखेगा। ऑटो पॉपुलेट का मतलब रेसिपिएंट को नहीं चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाएगा कौन? सप्लायर। दिखेगा किसको? रेसिपिएंट को। ऐसे होता है सारा काम। तो यहां पर यही समझाया गया है। अगर रेसिपिएंट को डेटा नहीं दिख रहा है तो वो मिसमैच हो गया। भाई आपने आउटवर्ड सप्लाई करी लेकिन सामने वाले के लिए वो इनवर्ड सप्लाई नहीं है, तो वो क्या हो गया? एक तरह से मिसमैच हो गया। उसको आप क्या बोलोगे? मिसमैच। क्या बोलोगे? मिसमैच। ओके, तो ये सारी बात है भाई। और ये जो रिटर्न का मैकेनिज्म है ना उसको दोस्तों इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि टैक्स पेयर को रिटर्न भरने में इजीनेस हो। टैक्स पेयर को रिटर्न भरने में क्या हो? इजी रहे, उसको कोई दिक्कत ना आए।
समझ में आ रही है बात? हाँ सर बहुत जोर से आ रही है समझ में। चलो अच्छा एक बात और बता देता हूं, जीएसटी के अंदर जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर ये रेगुलर टैक्स पेयर कौन होते हैं? तो रेगुलर टैक्स पेयर वो होते हैं भाई जिनकी रिटर्न मंथली जाती है। जिनकी रिटर्न मंथली जाती है वो कौन होते हैं? रेगुलर टैक्स पेयर, है ना। अच्छा ये जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं भाई, इनको मंथली रिटर्न भरना पड़ता है। बहुत बढ़िया सर। और सुनो मेरी बात, एक एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है। मतलब आप अप्रैल से लेके मार्च तक की हर महीने की रिटर्न भी भरोगे, और जैसे ही मार्च पूरा हो जाएगा पूरे ईयर की रिटर्न आपको एक साथ भरनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न। तो आपको मंथली रिटर्न भी भरनी पड़ेगी और साथ में एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ। नहीं आई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों एक बात और बता देता हूं, देयर आर सेपरेट फॉर्मेट। रिटर्न भरने के जो फॉर्मेट होते हैं ना भाई, वो भी सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड हो कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आपका फॉर्मेट हमेशा अलग रहेगा, ठीक है। अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, भाई कॉम्पोजिशन स्कीम तो आप जानते ही हो, कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ाई थी ना मैंने आप लोगों को। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आते हो भाई, तो वहां पर फॉर्मेट अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है रिटर्न भरने का, राइट। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो, अगर आप क्या हो, एक नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो, तो आपका रिटर्न भरने का फॉर्मेट अलग है। दोस्तों अगर आप आईएसडी हो, आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आईएसडी, जिसका काम इनपुट सर्विस की क्रेडिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका रिटर्न अलग जाएगा। जो टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करते हैं, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना टीडीएस टीसीएस, वैसे ही दोस्तों जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस की बात आती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वहां रिटर्न भरने का जो फॉर्मेट है ना वो बिल्कुल अलग है। तो आप मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से समझिए और ध्यान दीजिए दोस्तों। चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टैक्स पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड, जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न। इनफैक्ट टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज। आप जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो उसके हिसाब से रिटर्न भरनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा रिटर्न कैसे फाइल होती है भाई? रिटर्न फाइल करने के ये 3 तरीके बताए गए हैं लॉ के अंदर। रिटर्न भरने के 3 तरीके आप लोगों को बताए गए हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं बता दूं। पहला तरीका होता है भाई जीएसटी के पोर्टल पर चले जाओ। कहां चले जाओ? जीएसटी के पोर्टल पर। और ये जो जीएसटी का पोर्टल है इसका नाम है www.gst.gov.in। यहां पर चले जाओ, यहां पर जाओ और ऑनलाइन क्या फाइल कर दो, रिटर्न। ऑनलाइन का मतलब होता है नो लाइन, ऑनलाइन। समझ में आया दोस्तों? इसके अलावा ऑफलाइन यूटिलिटीज भी होती हैं। जैसे आप अगर ऑनलाइन रिटर्न नहीं भरना चाह रहे हो तो जीएसटी पोर्टल से आपको एक एक्सएमएल फॉर्मेट में रिटर्न फाइल करनी होगी, उसमें आपको यूटिलिटीज डाउनलोड कर लो, आराम से बैठकर भाई पूरी रिटर्न बना लो अपनी, ठीक है। और फिर वो जो एक्सएमएल वाली यूटिलिटी है उसको आप वहां पर जाकर अपलोड कर दो जीएसटी के पोर्टल पर। ये लो जी रिटर्न फाइल हो गई आपकी। समझ में आ रहा है? इसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। सर ये कौन होते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स? ये भी बताता हूं। जीएसटी के सुविधा प्रोवाइडर्स कौन है ये बात भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जीएसटी के जितने भी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू भी आप रिटर्न भर सकते हो। ये सुविधा प्रोवाइडर कौन होते हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं, सुविधा प्रोवाइडर वो लोग होते हैं, सेंटर होते हैं
उस सेंटर पर आपको जाना पड़ता है। बस उस सेंटर पर चले जाओ, उस सेंटर पर चले जाओ भाई, और वहां पर ऑफलाइन रिटर्न भर दो अपनी। उसको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जीएसपी। क्या बोलते हैं उसको? जीएसपी, है ना। तो आप लोग रिटर्न सेंटर पर जाकर भी भर सकते हो। अच्छा, सेंटर पर जब जाकर रिटर्न भरते हो तो उसको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। तो ये 3 तरीके हैं। तो खुद से भर लो, ऑनलाइन भर लो, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भर लो, या जो जीएसटी केंद्र बने हुए हैं सुविधा प्रोवाइडर्स, वहां जाकर भी आप अपनी रिटर्न को फर्निश कर सकते हो, आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपको। बिल्कुल सर, बहुत जोर से आई है बात समझ में। अब क्या पढ़ना है जी? सुनो मेरी बात, स्पेसिफिक प्रोविजंस की बात करेंगे। रिटर्न कैसे भरते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, सारे फॉर्मेट बताऊंगा। अच्छा, ये सारे फॉर्मेट दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट आपके काम आएंगे जब आप ऑफिस जाते हो, जब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या आप किसी क्लाइंट का काम करते हो भाई। तो ये वो फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर आपको रिटर्न भरना ज़रूरी होता है, राइट। रिटर्न भरना क्या होता है? ज़रूरी होता है रिटर्न भरना। तो ये कौन कौन से फॉर्मेट है भाई जिसके अंदर आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है, ये भी आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे GSTR1 की। GSTR1 एक फॉर्मेट है जिसमें आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। GSTR1 एक फॉर्मेट है भाई जिसके अंदर आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। इसमें आपकी रिटर्न फाइल होती है GSTR1 में। इसमें क्या भरना पड़ता है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। दोस्तों यहां पर आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देनी पड़ेगी। मतलब आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई करी है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर सबमिट करना जरूरी है, वेदर इट इज ए टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, है ना। तो टैक्सेबल गुड्स हो, सर्विस हो, उसकी कंप्लीट डिटेल, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, वो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसका पूरा डेटा आपको सबमिट करना पड़ता है। और ये डेटा आप जिस फॉर्मेट के अंदर सबमिट करते हो उस फॉर्मेट का नाम है भाई GSTR1। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मंथली होती है। यहाँ पर जो रिटर्न जाएगी वो मंथली बेसिस पर जाएगी, और इसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 11 तारीख। जैसे अप्रैल का GSTR1 आपको भरना पड़ता है 11th ऑफ मे का GSTR1 कब भरना पड़ता है? 11th ऑफ जून। ऐसे ही जून का कब भरना पड़ता है? जुलाई में। तो ये सारा तरीका होता है भाई, आई थिंक बात। तो इसकी जो ड्यू डेट होती है भाई वो 11 तारीख होती है अगले महीने की। इसको बोलते हैं GSTR1। GSTR1 में आप कौन सी डिटेल सबमिट करोगे? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आपने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई करी है भाई उसकी जो डिटेल आपको सबमिट करनी है वो GSTR1 में सबमिट करनी है, राइट। इसके बाद होता है GSTR2A और 2B, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो GSTR2A एंड 2B है ये क्या होता है? GSTR2A एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होता है। कौन सा स्टेटमेंट होता है ये? इसको बोलते हैं सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट। मतलब ये कोई बनाता नहीं है, ये अपने आप बन जाता है। किसी भी सप्लायर ने जैसे ही GSTR1 फाइल करी, 11 तारीख लास्ट डेट है, तो उसकी GSTR2 और 2A अपने आप बन जाएगी। अच्छा, ये किसको दिखेगी? रेसिपिएंट को। जैसे मान लो मिस्टर ए है, अब उसने सप्लाई B को करी है, C को करी है, D को करी है, E को करी है, तो A तो फाइल करेगा GSTR1। ए क्या फाइल करेगा? GSTR1। अच्छा, इसकी जो आउटवर्ड सप्लाई है ये इन सब के लिए क्या है बोलो? इनवर्ड सप्लाई। ये इन सब के लिए क्या है दोस्तों? इनवर्ड सप्लाई है। तो जैसे ही 11 तारीख चली जाएगी, 11 तारीख के बाद आफ्टर 11 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 11 तारीख के बाद क्या होगा दोस्तों? ये जो आउटवर्ड सप्लाई है ना, ये जो आउटवर्ड सप्लाई है ये सामने वाले के लिए इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी।
ये सामने वाले के लिए क्या बन जाएगी, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। बी है, सी है, डी है, ई है, इनके लिए क्या बन जाएगी, ये इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी। और ये डेटा GSTR 2A या 2B में दिखेगा, मतलब ये व्यू होगा सामने वाले को, रेसिपिएंट को व्यू होगा 2A और 2B में। तो 2A जो होता है वो एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होता है जो सामने वाले को दिखता है। ये कभी भी फाइल नहीं करना पड़ता है, 2A और 2B फाइल नहीं करना पड़ता है, ये हमेशा ऑटो पॉपुलेट होता है। क्योंकि जैसे ही सामने वाला GSTR 1 में डेटा भरेगा तो सामने वाले रेसिपिएंट को ये शो होगा। किस में शो होगा, ये 2A और 2B के अंदर शो होगा। किस में शो होता है, जल्दी से बताओ। 2A और 2B के अंदर शो होता है। ये जो 2A और 2B है उसके अंदर ये जो डेटा है ना, ये आपको दिखेगा। अच्छा, जो GSTR 2A होता है, ये लो जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो GSTR 2A होता है ना, ये ओनली रीड ओनली होता है, मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप इसको बदल नहीं सकते। सो दैट वन कैन व्यू आर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इनवॉइसेस रिसीव फ्रॉम वेरियस सप्लायर। आपने जितने सप्लायर से माल लिया है, जितने सप्लायर से आपने सर्विस ली है भाई, तो वो सामने वाले रेसिपिएंट को शो होता है। और वो कहाँ शो होता है, 2A और 2B में। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी बात है भाई जो आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। तो 2A एक प्रकार का डायनेमिक स्टेटमेंट है। ये जो 2A फॉर्म होता है ना, इसको डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक इसलिए बोलते हैं कि मिस्टर ए मान लो सप्लायर है, तो जब भी वो GSTR 1 भरेगा, अब वो अप्रैल में भरेगा, मई में भरेगा, जून में भरेगा, जुलाई में भरेगा, वो जब भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई को दिखाएगा तो वो मिस्टर ए के लिए तो आउटवर्ड है, लेकिन वो सामने वाला जो रेसिपिएंट है ना, उसके लिए क्या है, इनवर्ड सप्लाई है। जो सामने वाला रेसिपिएंट है उसके लिए क्या है, वो सामने वाले रेसिपिएंट के लिए क्या है, मुझे बताइए। सामने वाले रेसिपिएंट के लिए वो एक इनवर्ड सप्लाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे ही सप्लायर डिटेल सबमिट करेगा, कौन से फॉर्मेट में करेगा मुझे बताओ, GSTR 1 में करेगा। और जैसे ही वो GSTR 1 में करेगा तो वो 2A के अंदर सामने वाले को दिखेगा। अच्छा, ये सिस्टम जनरेटेड है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो GSTR 1 तो किसकी डिटेल होती है, बोलो बोलो, आउटवर्ड सप्लाई की। और ये जो 2A होता है ये किसकी डिटेल होती है, इनवर्ड सप्लाई की। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। मान लो आपने कोई, मिस्टर ए ने कोई सप्लाई करी थी अप्रैल में, उसने अप्रैल में नहीं दिखाई, मई में भी नहीं दिखाई, उसने जून के GSTR 1 में दिखाई। तो भाई वो अगर अप्रैल की सप्लाई को जून के GSTR 1 में शो करेगा तो कोई ना, जैसे ही वो जून की GSTR 1 फाइल करेगा, लास्ट डेट होती है 11 जुलाई, तो भाई साहब जैसे ही 11 जुलाई जाएगी, ऑटोमेटिकली सामने वाले को शो होगा। वो 11 जुलाई के बाद शो हो जाएगा, इसलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब जैसे जैसे GSTR 1 के अंदर डेटा चढ़ाया जाएगा, सामने वाले को वो इनवर्ड सप्लाई 2A के अंदर क्या होगी, शो होती है। तभी तो पता चलता है, तभी तो मैचिंग होती है भाई। तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बना दिया कि जो भी सप्लायर होता है उसे अपना डेटा सबमिट करना पड़ता है। और वो डेटा किस में सबमिट करना पड़ता है, GSTR 1 में। वो डेटा कहां सबमिट करना पड़ता है, GSTR 1 में। तो वो जो डेटा है भाई, वो डेटा कहां सबमिट होता है, GSTR 1 में सबमिट होता है। आई थिंक दोस्तों बात बहुत जोर से समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ GSTR 2B क्या है दोस्तों, 2A हो या 2B हो, डेटा जो है वो आपको इनवर्ड सप्लाई का ही दिखाई देगा। 2B जो होता है वो एक स्टैटिक स्टेटमेंट होता है। 2B जो होता है वो स्टैटिक होता है। द डिटेल्स विल बी अपडेटेड ऑन कांस्टेंट बेसिस,
मतलब 2A क्या होता है, चेंज होता रहेगा। जैसे आज आप 2A निकालोगे तो आज अलग दिखेगा 2A, कल निकालोगे मान लो किसी आपके सप्लायर ने चढ़ा दी तो वो 2A में अगले दिन चेंज दिखेगा। तो 2A हमेशा आपको चेंज दिखता है, जबकि 2B क्या होता है, हर महीने का फिक्स आपके सामने आ जाएगा, भाई सामने वाले सप्लायर ने इस मंथ में डिटेल चढ़ाई है, तो वो 2B में फिक्स दिखता है आपको। 2B बार बार चेंज नहीं होता है, 2B हर महीने का जो जनरेट होता है वही रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है मेरे भाई। लेकिन जो 2A है, 2A वो क्या होता है, चेंज होता है, वो बार बार क्या होता है, चेंज होता है। 2B चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बहुत खतरनाक चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। इसे बोलते हैं GSTR 3B। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? GSTR 3B। 3B रिटर्न होती है, GSTR 1 रिटर्न नहीं होती है। GSTR 1 रिटर्न नहीं होती है मेरे भाई, वो तो स्टेटमेंट होता है, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट। और जो 2A और 2B है वो भी रिटर्न नहीं होती है, उसको भी आप रिटर्न नहीं बोल सकते, वो इनवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट होता है, राइट। तो सर फिर वो रिटर्न क्या होती है? रिटर्न 3B को बोलते हैं। जीएसटी का जो रिटर्न फाइल होता है वो 3B है। असले में अगर मैं रिटर्न की बात करूं ना, रिटर्न की, तो रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब क्या है भाई? रिटर्न का मतलब होता है 3B। 3B वो फॉर्मेट है भाई जिसको हम मंथली रिटर्न बोलते हैं। अच्छा, इसमें आपको इनवर्ड सप्लाई भी दिखेगी, आउटवर्ड सप्लाई आपने GSTR 1 में चढ़ाई। अच्छा, आपके लिए जो इनवर्ड है वो आपको 2A 2B में दिखेगी। जैसे मिस्टर ए मान लो सप्लायर है, तो वो जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है वो तो उसकी GSTR 1 में सबमिट होएगी आउटवर्ड सप्लाई, और उसकी जो इनवर्ड सप्लाई है वो उसको 2A और 2B में दिखेगी। तो ये जब दोनों काम हो जाएंगे तो फिर उसकी मंथली रिटर्न अपने आप बन जाती है। मंथली रिटर्न उसको बनानी नहीं पड़ती, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। मंथली जो रिटर्न होती है ना मेरे भाई, वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, वो बनानी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, मतलब जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है और जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई होती है उसके बेसिस पर GSTR 3B आपको दिखेगा, अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स। दोस्तों इसके अंदर टैक्स का अमाउंट भी आपको शो होगा। तो मंथली रिटर्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रिटर्न होती है इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई का डेटा भी दिखेगा, इसमें आपको इनवर्ड सप्लाई का डेटा भी दिखेगा। GSTR जो 3B होती है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39 ऑफ द CGST एक्ट, रूल 61(5) ऑफ द CGST रूल्स। अच्छा दोस्तों, ये जो रिटर्न होती है या तो मंथली जाती है या फिर ये रिटर्न आपकी क्वार्टरली जाती है। या तो मंथली जाती है, सुनो मेरी बात, या तो ये जो GSTR 3B है ना, या तो ये मंथली जाती है, या फिर ये रिटर्न कैसे जाती है? क्वार्टरली। कैसे जाती है? क्वार्टरली जाती है। अब मेरी बात सुनना, रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? ये जो 3B आप रिटर्न भरोगे ना, इसकी ड्यू डेट क्या है? तो सुनो, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख। जैसे मान लो अप्रैल का रिटर्न जा रहा है तो ड्यू डेट हो जाएगा 20 मई। कुछ जगह पर ये 24 होता है, तो मंथली रिटर्न तो 20 को ही जाएगा। लेकिन आपको पता है कुछ लोगों के लिए रिटर्न क्वार्टरली जाती है, तो क्वार्टरली रिटर्न अगर जाएगी तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का रिटर्न एक साथ फाइल होगा। और ये जो फाइल होता है ये फाइल होगा 22 या 24 जुलाई तक। ये जो रिटर्न फाइल होगा ये 22 और 24 जुलाई तक फाइल होगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो?
अप्रैल का रिटर्न अगर मंथली जाएगा तो वो 20 मई तक जाएगा, उसके अंदर ड्यू डेट 20 मई है, एक ही ड्यू डेट है वहाँ पर, ध्यान रखना वहाँ पर ड्यू डेट एक ही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिटर्न भरने की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई और जून की क्वार्टरली रिटर्न, तो क्वार्टरली रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है भाई, वो जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है, जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म होता है, उस क्वार्टर को एंड होने से अगला जो महीना आएगा, जैसे अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर एंड हो गया, तो ये जो रिटर्न आपकी जाएगी ना, ये 22 या 24 जुलाई तक जाएगी, 22 या 24 जुलाई तक। तो ऐसे होता है भाई पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। एक होता है हमारा GSTR4, ये भी तो रिटर्न ही है। अच्छा, ये रिटर्न किसकी होती है? कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की। अच्छा, डू यू नो हु इज कंपोजिशन टैक्स पेयर? कंपोजिशन टैक्स पेयर कौन है? तो कंपोजिशन टैक्स पेयर वो होते हैं भाई जिनको एक स्मॉल परसेंटेज से टैक्स देना पड़ता है। मैंने पढ़ाए थे आपको सेक्शन 10 में, याद है? सेक्शन 10 में मैंने कंपोजिशन स्कीम पढ़ाई थी आपको, 1.5 करोड़ रुपए वाली, याद है? उसमें मैंने सर्विस वाली भी पढ़ाई थी, 50 लाख वाली। तो जो लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, सेक्शन 10 में फॉल करते हैं, उनको रिटर्न बार बार नहीं भरनी पड़ती है। उनको रिटर्न मंथली या क्वार्टरली नहीं भरनी पड़ती है। उनको रिटर्न कैसे भरनी पड़ती है? एनुअली। ओहो, उनका जो रिटर्न फाइल होता है वो कैसे होता है? एनुअली होता है, एनुअली। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो रिटर्न फाइल होगी ना, वो एनुअली होगी। कैसे होगी? एनुअली, मतलब साल में एक बार। ओहो, साल में एक बार होगी। तो कंपोजिशन वालों को गवर्नमेंट ने क्या करा? इजी कर दिया कि यार तुम हर महीने भरोगे, हर क्वार्टर भरोगे, छोटे बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, तो तुमको रिटर्न पूरे साल की एक बार में भर दो। और ये जो रिटर्न साल में एक बार जो भरते हो ना, इसकी ड्यू डेट होती है भाई 30 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसकी 30 अप्रैल, जैसे मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2022-23 है ना। तो इसकी जो रिटर्न की ड्यू डेट होगी वो होगी 30 अप्रैल 2023, 30 अप्रैल 2023। अच्छा, साल में एक बार रिटर्न भरनी पड़ेगी। इसमें मंथली और क्वार्टरली सिस्टम नहीं होता है, इसमें मंथली और क्वार्टरली सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर जो रिटर्न जाती है वो पूरे ईयर की एक बार जाती है। और ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल होती है, 30 अप्रैल। तो बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, आ गई, बात बहुत जोर से समझ में आ गई। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, GSTR5, GSTR जो 5 है, इसमें भी रिटर्न जाती है। इसमें रिटर्न किसकी जाती है? NRTP की। NRTP कौन है? नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन, NRTP बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, NRTP में कौन लोग आते हैं? विदेशी लोग। परदेसी, परदेसी जाना नहीं, आना यहीं, है ना। तो परदेसी जो लोग होते हैं, जो विदेश से इंडिया में आते हैं बिजनेस करने के लिए, फॉरेन से क्या करने आते हैं? वो बिजनेस करने आते हैं। तो जब आप फॉरेन से इंडिया में बिजनेस करने आते हो, इंडिया में बिजनेस कर सकते हो ना? हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं भाई? NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और ये जो लोग होते हैं ना NRTP, ये इंडिया में बिजनेस करने आ सकते हैं? नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो ऐसे लोगों को भी भाई रिटर्न भरनी पड़ती है। अच्छा, रिटर्न फॉर NRTP। तो NRTP की भी क्या जाती है? रिटर्न जाती है। बहुत बढ़िया सर। सर इनकी रिटर्न कब जाती है, कैसे जाती है? तो मैं बता दूं भाई, इनकी जो रिटर्न है वो मंथली बेसिस पर जाती है। मंथली बेसिस पर इनका जो रिटर्न है वो मंथली बेसिस पर जाता है।
यहां पर जो रिटर्न है वो एनआरटीपी का जो रिटर्न है वो कैसे जाता है, जल्दी से बोलो। एनआरटीपी का जो रिटर्न है वो कैसे जाता है भाई? एनआरटीपी का रिटर्न हमेशा मंथली बेसिस पर जाता है और वो जाता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख, और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। देखो मैं समझाता हूं जी बात क्या है। एनआरटीपी जो होते हैं विदेशी लोग जो इंडिया में बिजनेस करने आते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता है। आपने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में ये बात बोलो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? सर बहुत जोर से पढ़ी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई ये जो एनआरटीपी वाले लोग होते हैं ना, ये जो एनआरटीपी वाले लोग होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता है मेरे भाई। इनका रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन शॉर्ट होता है। मैक्सिमम 90 डेज पढ़ाया था आप लोगों को, याद करो रजिस्ट्रेशन चैप्टर। मैक्सिमम कितने दिन के लिए होता है आप मुझे बताओ? 90 दिन के लिए होता है। अब सपोज करो इनका रजिस्ट्रेशन 50 दिन के लिए हुआ है, 50 डेज के लिए। कितने दिन के लिए हुआ है? 50 दिन के लिए, 50 डेज के लिए हुआ है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 1 जुलाई में। 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो 50 दिन कब पूरे होंगे बोलो? 31 डेज होते हैं। 31 डेज होते हैं नहीं होते हैं? तो भाई यहां पर 50 डेज कहां पूरे होते हैं? देखो 1 जुलाई से अगर मैं 50 दिन गिनूंगा तो ये मेरे 19 ऑफ अगस्त को होते हैं पूरे। 50 दिन कहाँ होते हैं? 19 अगस्त को, है ना। अब मुझे रिटर्न भरनी है, तो मैं रिटर्न कैसे भरूंगा? देखो जुलाई की रिटर्न अगर मेरे को भरनी है तो जुलाई की रिटर्न तो मैं 20 अगस्त को भर दूंगा। जुलाई की रिटर्न तो मैं 20 अगस्त को भर दूंगा, लेकिन जब मैं अगस्त की रिटर्न भरूंगा, जब मैं अगस्त मंथ की रिटर्न भरूंगा, भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं जब अगस्त की रिटर्न भरूंगा तो एक तरह से मेरे पास टाइम होता है 20 सितंबर, अगले महीने की 20 तारीख। जब मैं अगस्त की रिटर्न भरूंगा भाई तो मेरे लिए 20 सितंबर मेरे पास डेट है। कौन सी डेट है मेरे पास? मेरे पास यहां पर जो डेट है वो 20 सितंबर है ना। मेरे पास जो डेट है वो 20 सितंबर है। और ऐसे अगर मैं गिनता हूं तो लॉ कह रहा है भाई जहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, जहां आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है वहां से 7 दिन। बताओ रजिस्ट्रेशन आपका कब खत्म हो रहा है? 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त से 7 दिन गिनो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अगस्त। तो 20 सितंबर और 25 अगस्त 2 डेट मेरे पास आ गई, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। तो लॉ कहता है जी विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, यहां पर 20 सितंबर और 25 अगस्त में से पहले कौन आएगा? दोस्तों मुझे इतना सा बता दो, यहां पर 20 सितंबर या 25 अगस्त में से पहले कौन आएगा? दोनों में से पहले कौन आएगा? तो मैं बता देना चाहता हूं भाई, यहां पर पहले कौन आएगा। देखो यहां पर पहले कौन आएगा, तो यहां पर आपका 25 अगस्त ही पहले आने वाला है। यहां पर पहले कौन आने वाला है? 25 अगस्त। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। GSTR 6 में भी रिटर्न फाइल होता है। ये जो GSTR 6 है भाई, इसमें भी रिटर्न फाइल होता है। और मैं बता दूं GSTR 6 में जो रिटर्न फाइल होता है वो किसका होता है? ISD का। ये जो हमारा GSTR 6 है, इसमें जो रिटर्न फाइल होता है ये किसका होता है? ISD का। ISD बोले तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है भाई? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि जो भी इनपुट सर्विस की क्रेडिट है उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, वही उसका काम है। और क्या काम है बताओ? ISD का काम क्या है दोस्तों? ISD का काम है इनपुट सर्विस की जो क्रेडिट है उस क्रेडिट को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ISD का काम होता है। और ये काम होता है भाई साहब मंथली बेसिस पर। इसका आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो अगर आप ISD हो
तो आईएसडी वैसे कोई सर्विस नहीं देता है, वो कोई सप्लाई नहीं देता है, वो कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने वाला बंदा नहीं है। आईएसडी का काम होता है कि किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस में जहां हेड ऑफिस लेवल पर पूरी क्रेडिट काम आती है, तो वहां पर इनपुट क्रेडिट अपनी ही यूनिट्स में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम आईएसडी का होता है। लेकिन आईएसडी को भाई उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, आईएसडी को उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। अच्छा, ये काम आईएसडी जो करेगा ना, ये मंथली बेसिस पर करेगा। ये सारा काम आईएसडी कैसे करेगा भाई, मंथली बेसिस पर, और ये करना पड़ेगा उसको अगले महीने की 13 तारीख तक। ये काम उसको कैसे करना पड़ेगा, अगले महीने की 13 तारीख तक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, एक GSTR7 भी होती है, GSTR7, एक GSTR7 भी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। GSTR जो 7 है वो उन लोगों को फाइल करनी पड़ती है जो TDS काटने के लिए लाइबल हैं। क्या काटने के लिए लाइबल है, TDS को काटने के लिए लाइबल है। तो जो लोग TDS काटने के लिए लाइबल होते हैं उनको GSTR7 फाइल करनी पड़ती है। अगर आप TDS काटने के लिए लाइबल हो तो यू हैव टू फाइल GSTR7। इसका फॉर्मेट होता है मंथली, ये तो रिटर्न फाइल होती है, ये मंथली बेसिस पर होती है, और ये अगले महीने की 10 तारीख तक आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसको आपको जब सबमिट करोगे तो अगले महीने की 10 तारीख तक आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आप TDS की रिटर्न या टैक्स डिडक्ट करने के लिए लाइबल हो तो आपको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा, और ये जो मंथली रिटर्न है ये आपको अगले महीने की जो 10 तारीख होती है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसमें आपको फाइल करना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं GSTR8 की। GSTR8 में कौन रिटर्न भरेगा, डिटेल्स ऑफ सप्लाई इफेक्टेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। तो अगर कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके थ्रू अगर कोई भी सप्लाई हुई है, डिटेल्स ऑफ सप्लाई इफेक्टेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, तो जो भी लोग ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, अम्मा जान है, अमेजॉन, अम्मा जान, ये सब कौन है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो इनको अपना रिटर्न भरना पड़ता है, और इनको रिटर्न मंथली बेसिस पर भरना पड़ता है अगले महीने की 10 तारीख तक, अगले महीने की 10। तो नेक्स्ट रिटर्न की हम बात करेंगे दोस्तों, वो है GSTR9। और ये जो GSTR9 वाली रिटर्न होती है भाई, इसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। ये मंथली या क्वार्टरली नहीं होती है, ये एनुअल रिटर्न होती है। और दोस्तों ये जो एनुअल रिटर्न होती है ना, ये जो एनुअल रिटर्न होती है ये सेक्शन 44 के अंदर फाइल होती है। ये जो एनुअल रिटर्न की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये कौन से सेक्शन में फाइल होती है, अंडर सेक्शन 44, ठीक है। तो GSTR9 के अंदर हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, और ये जो एनुअल रिटर्न है ये हमारी सेक्शन 44 के अंदर फाइल होती है, और ये हमेशा एनुअली होती है। क्या होती है, एनुअली, ठीक है। कौन फाइल करता है इस एनुअल रिटर्न को, ये जो एनुअल रिटर्न होती है इसको फाइल कौन करता है, इसको फाइल करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो सारे फाइल करेंगे भाई, जितने भी रजिस्टर्ड। तो ये जो रिटर्न है भाई ये कौन फाइल करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करते हैं, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं अदर देन ISD। किसको छोड़कर, ISD को छोड़कर। तो ISD कौन है भाई, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको हम लोग ISD बोलते हैं। तो ISD को छोड़कर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, TDS TCS के जो टैक्स पेयर है उनको छोड़ दो, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जिसको हम लोग CTP बोलते हैं उसको छोड़ दो, जो NRTP होते हैं उनको छोड़ दो। तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उन सभी को GSTR9 फाइल करना ज़रूरी है। किसको फाइल करना ज़रूरी नहीं है भाई, तो मैं बता दूं, जो ISD है, ISD उसको ज़रूरी नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं है, ISD को ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। जो TDS और TCS के टैक्स पेयर हैं उनको ज़रूरी नहीं है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनको ज़रूरी नहीं है, जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, उनको भी
एनुअल रिटर्न फाइल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो एनुअल रिटर्न इन लोगों को नहीं फाइल करनी पड़ती, बाकी जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स को एनुअल रिटर्न फाइल करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। चलो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट में क्या आता है, इन दिस रिटर्न द टैक्स पेयर नीड्स टू फर्निश डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। ये जो एनुअल रिटर्न होती है भाई, इसके अंदर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का कंप्लीट डेटा सबमिट करना पड़ता है। कंप्लीट डेटा जिसको हम बोलते हैं, ये जो रिटर्न होती है इसमें टैक्स पेयर को इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा जो डेटा होता है, कंप्लीट जो डेटा होता है, वो यहाँ पर सबमिट करना ज़रूरी होता है। वो यहाँ पर सबमिट करना ज़रूरी होता है, राइट। तीसरी चीज़ होती है, कोई भी पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है या वो प्रोवाइड करता है OIDAR सर्विस इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति अगर नॉन रेजिडेंट है या वो OIDAR की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, OIDAR होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस, और अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी दिए एग्जांपल, जैसे सपोज करो आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो इंडिया में, तो नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इंडिया में आप ले रहे हो, तो आप कहाँ बैठे हो, इंडिया में बैठे हो। और इंडिया में आप कौन हो भाई, एक प्रकार के अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। आप इंडिया में कौन हो, आप इंडिया में एक प्रकार से अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। तो जैसे ही ये सर्विस आप इंडिया में लेते हो, अच्छा सर्विस कौन दे रहा है, वो व्यक्ति दे रहा है जो इंडिया के बाहर है, मतलब आउटसाइड इंडिया है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में सर्विस दे रहा है और उस सर्विस का नाम होता है भाई OIDAR सर्विस, तो ये जो सर्विस इंडिया के बाहर से इंडिया में दी जाएगी, तो ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति है उसको रिटर्न भरना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में कौन है, अनरजिस्टर्ड है, आप और हम जैसे लोग हैं। तो हम तो रजिस्टर्ड है नहीं ना, अरे भाई हम तो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हम थोड़ी इसको फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न को। एनुअल रिटर्न कौन फाइल करेगा, जो सप्लायर है, जो इंडिया के बाहर बैठा है। तो जो बंदा इंडिया के बाहर बैठा है भाई, उसको ये चीज फाइल करनी पड़ेगी, उसको यहां पर एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है, ये GSTR 9 और 9C ये फॉर्म होता है, हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिटिंग GSTR 9 और 9C। ओहो मैं गलत बोल गया, C के अंदर जिसका नाम लिया है उसको एनुअल रिटर्न नहीं भरना है। कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में OIDAR का सर्विस दे रहा है तो उसको एनुअल रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, उसको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। वो एनुअल रिटर्न भरने के लिए बिल्कुल भी लाइबल ही नहीं है भाई, उसको एनुअल रिटर्न भरनी ही नहीं पड़ती है, उसको एनुअल रिटर्न भरनी। तो दोस्तों जो OIDAR सर्विस देने वाले लोग हैं भाई, उनको एनुअल रिटर्न भरना ज़रूरी नहीं है, उनको GSTR 9 या 9C सबमिट नहीं करना पड़ता है। उन लोगों के लिए GSTR 9 और 9C नहीं है। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44(1) ऑफ द CGST एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 ऑप्शनल था। मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए ये एनुअल रिटर्न भरना ऑप्शनल हुआ करता था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये जो 2 साल है ना, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19, उसके लिए ये ऑप्शनल सिस्टम था। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए दोस्तों ये सिस्टम यहाँ पर ऑप्शनल था, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है। मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपया से कम है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ से कम है, तो आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ती थी। आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ती थी, एनुअल रिटर्न भरना आपके लिए ज़रूरी नहीं था। हु हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, तो मतलब हु हैव नॉट फाइल्ड मतलब रिटर्न भरना ज़रूरी नहीं थी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, आप ये कह सकते हो।
कि यहाँ पर रिटर्न भरना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। तो ये ऑप्शन था 17, 18 और 18, 19 के लिए। अब तो एनुअल रिटर्न भरनी है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को भरनी है, ठीक है। एनुअल रिटर्न भरना सभी के लिए कंपलसरी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं भाई GSTR 10 की। ये GSTR 10 किसकी है, GSTR 10 में किसका रिटर्न जाता है भाई, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर मैं GSTR 10 की बात करूं तो इसके अंदर जो रिटर्न जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिटर्न। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फाइनल रिटर्न बोलते हैं। ये जो GSTR 10 होता है ना, इसमें जो रिटर्न जाती है उस रिटर्न को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फाइनल रिटर्न बोलते हैं। ये जो रिटर्न है ये कौन सी रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है। और ये सेक्शन 45 ऑफ द CGST एक्ट में फाइल होती है। इसको हम लोग फाइनल रिटर्न बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड GSTR 10। ये जो रिटर्न है ये कौन सी है, GSTR 10 होती है, ये फाइनल रिटर्न होती है। फाइनल का मतलब अब आपका बिजनेस क्या हो गया है, एक तरह से बंद हो गया है भाई। अब आपका बिजनेस एक तरह से ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही आपका बिजनेस बंद होगा, कैंसिल होगा, सरेंडर होगा, तो आपको फाइनल जो रिटर्न है वो भरनी पड़ेगी। तो जैसे ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सरेंडर हो जाता है, तो फिर आपको ये रिटर्न जो है ये फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करोगे भाई, तो आपको फाइनल रिटर्न यहाँ पर भरनी पड़ती है। सर ये जो फाइनल रिटर्न होती है इसकी भी कोई ड्यू डेट है क्या, हाँ जी बहुत सारी ड्यू डेट है। इसमें ड्यू डेट होती है 3 मंथ्स। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा चुके हो तो भाई उसकी फाइनल रिटर्न को भरना भूल मत जाना। फाइनल रिटर्न यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और ये फाइनल रिटर्न कितने महीने में जाएगी, विदिन 3 मंथ्स। ये जो फाइनल रिटर्न है भाई ये आपको 3 महीने के अंदर भरना ज़रूरी है। 3 महीने कहाँ से गिने जाएंगे, विदिन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन। मतलब जो भी हमारा डेट ऑफ कैंसिलेशन है या डेट ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर है, अभी मैं इसका एग्जांपल भी करूँगा। ऑर्डर कई बार बाद में आता है, कैंसिलेशन की डेट उसमें लिखी होती है ऑर्डर के अंदर कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन फला फला डेट से कैंसिल माना जाएगा। तो लॉ कह रहा है कैंसिलेशन की डेट, मतलब जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो वाली डेट, और कैंसिलेशन का जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है वो वाली डेट। इन दोनों में से जो भी डेट लेटर है, अर्लियर नहीं भाई, लेटर, जो भी डेट लेटर आएगी, जो भी डेट बाद में आएगी, वहाँ तक आपको, वहाँ से आपको 3 महीना गिनना पड़ेगा। वहाँ से आपको 3 महीना गिनना पड़ेगा। तो 3 महीने का समय होता है। और ये जो 3 महीने का समय है ये कहाँ से होता है भाई, डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर, जो भी दोनों में से बाद में आता है, जो भी दोनों में से बाद में आता है, वहाँ से आपको 3 महीने के अंदर फाइनल जो रिटर्न है ये सबमिट करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है, यस सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगली रिटर्न की बात करते हैं, और ये जो अगली रिटर्न है भाई उसका नाम है GSTR 11। ये जो अगली रिटर्न हम पढ़ रहे हैं इसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है GSTR 11। ये जो अगला फॉर्मेट है इसका नाम है GSTR 11। तो ये जो GSTR 11 होता है इसमें कौन सा डेटा जाता है भाई, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। दोस्तों ये जो GSTR 11 होता है इसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं जाती है, यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं जाती है। यहाँ पर जो डिटेल जाती है वो इनवर्ड सप्लाई की जाती है। GSTR जो 11 है इसमें जो डिटेल जाती है वो इनवर्ड सप्लाई की जाती है, इनवर्ड सप्लाई की। टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन हैविंग UIN का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इनवर्ड सप्लाई की जो डिटेल सबमिट होती है वो GSTR 11 में होती है। और ये लोग, ये किसको भरना पड़ता है, जिसके पास यूनिक नंबर होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको ये GST लेना पड़ता है। और उनको जो GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उनको कभी भी उनकी आउटवर्ड सप्लाई पे GST है ही नहीं, तो उनको अपना जो इनवर्ड सप्लाई का डेटा है ना वो सबमिट करना पड़ता है। और ये जो इनवर्ड सप्लाई का जो डेटा होता है ये कौन से फॉर्मेट में जाता है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका फॉर्मेट है GSTR 11।
इसका जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, GSTR 11। जब ये लोग रिफंड मांगते हैं, क्योंकि इनको क्या है, रिफंड मिलता है यहाँ पर, इनको यहाँ पर क्या मिलता है, रिफंड मिलता है, इनको यहाँ पर रिफंड मिलता है भाई। तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई टू बी फर्निश्ड बाई अ पर्सन हैविंग UIN क्लेमिंग रिफंड, ये लोग रिफंड क्लेम करते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा जाता है भाई, ये मंथली बेसिस पर जाता है, ये जो डेटा जाएगा ये मंथली बेसिस पे जाएगा। और ये वाला जो डेटा है दोस्तों, ये जाता है 28 ऑफ द मंथ फॉलोइंग दी मंथ। जैसे अप्रैल का डेटा है तो वो 28 मई, मई का डेटा है तो वो 28 जून, जून का डेटा है तो वो जाएगा 28 जुलाई। ऐसे ये डेटा आपका यहाँ पर फाइल होता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये सारे फॉर्मेट समझ में आए होंगे, GSTR 1 से लेकर और GSTR 11 तक का ये सारा जो खेल है आपको समझ में आया होगा। इट इज़ क्लियर और नॉट? हाँ सर, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो रिटर्न्स जाती है ये GST के अंदर जाती है, कुछ लोगों के लिए मंथली जाती है, एक बार सम अप करवाता हूँ, कुछ के लिए क्वार्टरली है, कुछ के लिए ईयरली है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ेगी, और ये रिटर्न आपको मंथली भरनी पड़ेगी। अगर आपका 5 करोड़ के बराबर या उससे कम है, अगर आपका जो डेटा है वो 5 करोड़, उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के बराबर या 5 करोड़ से कम है, तो आपको रिटर्न क्वार्टरली भरनी पड़ेगी इन द प्रीवियस ईयर एंड ऑप्टेड QRMP स्कीम। इसको बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो एक तो होता है मंथली, एक होता है हमारा क्वार्टरली। तो मंथली रिटर्न किसका जाएगा, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा हो, जिसका 5 करोड़ के बराबर या उससे कम है वो QRMP स्कीम के अंदर जाएगा। वो कौन सी स्कीम में जाएगा, QRMP। इसके अलावा अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में, ये तो हो गए रेगुलर वाले, ये जो 2 नाम मैंने दिए हैं ये तो हो गए भाई रेगुलर वाले, ये तो रेगुलर वाले लोग हो गए, ये तो वो लोग हो गए जो रेगुलर स्कीम में है। मंथली और क्वार्टरली जो डेटा जाता है ये तो रेगुलर स्कीम के अंदर जाता है। जो क्वार्टरली वाला सिस्टम है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता है अंडर सेक्शन 10। क्वार्टरली जो जाएगा वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता है, क्वार्टरली जाता है वो। अच्छा, इनको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, रिटर्न इनकी नहीं जाती है, क्वार्टरली पेमेंट होता है, ठीक है। अभी मैं नीचे दिखा भी दूंगा। तो आउटवर्ड सप्लाई का पूरा डेटा आपको देना पड़ता है, वेदर गुड्स और वेदर सर्विस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो चलो ऐसा करते हैं, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और आप अगर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, आपको कंप्लीट क्लासेस चाहिए तो अमित खांडल क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरे कोर्स की आपको डिटेल दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अमित खांडल क्लासेस ऐप को जाकर आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, उस पर रिव्यूज़ दे सकते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। तो रिटर्न चैप्टर में अभी 2-3-4 लेक्चर और आएंगे और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास के अंदर ही करवाने वाला हूँ, बस अपना साथ दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और अमित खांडल क्लासेस के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।